हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते थे, आराम से अपनी बैलेंस शीट और पी-एंड-एल बनाते थे। फिर आईएफआरएस की क्या जरूरत पड़ी, क्यों आईएफआरएस इंट्रोड्यूस हुआ, आईएफआरएस को हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया और हमें क्यों एक्चुअली में ये आईएफआरएस से डिफरेंस क्या है अकाउंटिंग में। ओके, सो इसके पीछे एक स्कैम हुआ था, वो एक रीजन है जिसकी वजह से आईएफआरएस इंट्रोड्यूस हुआ। मैं आपको उसकी क्विक एक समरी, एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक एनरॉन कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी, एनरॉन कंपनी। ये यूएस बेस्ड कंपनी है, यूएस की कंपनी है। ये ऑयल और नेचुरल गैस में डील करती है, मैन्युफैक्चर करती है। बहुत ही बड़ी कंपनी थी यूएस की। फिर इसने 1992 में, इन 1992 इट वेंट इनटू मर्जर, दूसरी एक और कंपनी को एक्वायर किया, मर्जर में एंटर करा। इस मर्जर के बाद इन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस चालू किए। अब आपको पता है ना, एग्जिस्टिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और नई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, मान लो 5 डायरेक्टर एग्जिस्टिंग थे, नई कंपनी में आपने जो एक्वायर किया उसमें भी 5 थे, तो मिलकर 10 हो गए, तो ऑन बोर्ड हो गए। इस तरीके से एक नया मेंबर आया, इसका नाम था जेफ स्किलिंग। जेफ स्किलिंग, जेफ स्किलिंग उधर का एक बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या फिर आप कह सकते हैं सीएफओ, एक मेजर टॉप मैनेजमेंट पर था। और इसने बोला कि हम एक काम करते हैं, हमारे जो भी प्रॉफिटेबल बिजनेसेस है ना, हम सिर्फ उसे शो करते हैं। जो भी प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, ओके, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, उसी को शो करते हैं हमारे फाइनेंशियल्स में। और जो भी लॉस मेकिंग बिजनेस है, उनको शो नहीं करते। हमारे पास बहुत सारा डेट है, उसे लॉस मेकिंग कंपनीज में हाइड कर देते हैं, हाइड डेट इन लॉस मेकिंग कंपनीज। और इसके अलावा इन्होंने रेवेन्यू को इन्फ्लेट करके दिखाया, बढ़ाकर दिखाया, बहुत सारे रिवैल्यूएशन सरप्लसेस, फेयर वैल्यूएशन गेन दिखाए। सो इन्होंने इन्फ्लेट कर दिया रेवेन्यू, इन्फ्लेटेड रेवेन्यूज एंड इनकम्स। क्या आप अग्री करते हो, मुझे बताना यस और नो, कि अगर आपने अपने सारे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस को ही शो किया है और सारे रेवेन्यूज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है, तो क्या आप अग्री करते हो कि आपके जो बैलेंस शीट और पी-एंड-एल है वो बहुत ही अच्छे दिखेंगे, हेल्दी दिखेंगे, बिजनेस एकदम मस्त पोजीशन में दिखेगा? डू यू अग्री? बिजनेस को अगर हम फाइनेंशियल्स चेक करें तो हमें पता चलेगा कि बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। डू यू अग्री, यस और नो? जब आप सारे प्रॉफिटेबल बिजनेसेस दिखाओगे, लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं दिखाओगे, सारे डेट को हाइड कर दोगे, इन्फ्लेट कर दोगे रेवेन्यूज, तो हाँ, उससे आपके सारे फाइनेंशियल्स बहुत ही प्रॉफिटेबल दिखेंगे। बट ऑन द अदर हैंड क्या हुआ, इन 2001 एनरॉन कंपनी फाइल्ड बैंकरप्सी। तो ये नॉलेज में आया, इसने पूरा का पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर एक ह्यूज क्वेश्चन रेज कर दिया। पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को बोला कि आप क्या रिपोर्टिंग करते हो, आपके फाइनेंशियल्स तो प्रॉफिटेबल लग रहे हैं, पर कंपनी की असली हालत तो दिवाला निकला हुआ है, बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ रही है कंपनी को। गॉट इट? कि फाइनेंशियल्स दिख रहे हैं बहुत ही प्रॉफिटेबल, बट कंपनी गई है बैंकरप्सी में। ठीक है, इसकी वजह से इट रेज्ड दिस रेज्ड a huge question on entire financial reporting, entire financial reporting, पूरी की पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि आप कैसी अकाउंटिंग कर रहे हो, फाइनेंशियल्स कुछ और बता रहे हैं पर असली पोजीशन कुछ और है। इस वक्त उनके एक कंपनी थी जो उनके सीए फर्म थी, आर्थर
एंडरसन, एक पार्टनरशिप फर्म थी, was सीए फर्म और आप कह सकते हैं ऑडिटर ऑफ एनरॉन कंपनी। एनरॉन कंपनी की ये ऑडिटर थी तब के समय पे। आपने बिग फोर्स का नाम सुना होगा, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईवाई। जल्दी से बताएंगे हाँ या ना, यस और नो। हैव यू हर्ड अबाउट बिग फोर्स? हैव यू हर्ड अबाउट बिग फोर्स? तो ये अर्लियर बिग फोर थी, पहले के जमाने की बिग फोर। पर आफ्टर दिस स्कैम इसे डिसॉल्व करना पड़ गया। आफ्टर दिस स्कैम इसे डिसॉल्व करना पड़ गया। डिसॉल्व पार्टनरशिप फर्म थी, डिसॉल्व इन 2002। आपने सुना होगा एक्सेंचर कंपनी का नाम। तो ऐसा बोला जाता है कि आर्थर एंडरसन में बहुत सारे पार्टनर्स थे, उसमें से एक पार्टनर ने आगे चलकर एक्सेंचर कंपनी बनाई। ओके, सो डिसॉल्व्ड इन 2002। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वीक है, ये सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, ट्रू एंड फेयर पोजीशन नहीं बता रही। तो हमारे पास दो लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, IAS और IFRS। IAS मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जबकि IFRS मतलब इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसे दिया है, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय IAS कमिटी, whereas international financial reporting standard is given by IAS board, international accounting standard board। पहले IAS चलते थे, 41 IAS थे, 41 स्टैंडर्ड्स थे। फिर बहुत सारी चेंजेस की जरूरत थी, तो जिसमें भी माइनर चेंजेस की जरूरत थी, माइनर चेंजेस रिक्वायर्ड। अगर माइनर चेंजेस की जरूरत थी तो IAS कमिटी और IAS बोर्ड ने बोला कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं इसी स्टैंडर्ड को, कंटिन्यू स्टैंडर्ड एंड ऐड अमेंडमेंट्स। Whereas जहां पर भी मेजर चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी, मेजर चेंजेस रिक्वायर्ड, उसमें इन्होंने बोला कि हम एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड को नहीं डिस्टर्ब करते, नहीं चेंज करना पॉसिबल है, इंस्टेड हम इसे अबॉलिश कर देंगे, अबॉलिश एंड रिप्लेस बाय IFRS। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो IFRS 1, 2, 3 ऐसे करके 17 IFRS है, मतलब 41 में से 17 स्टैंडर्ड्स हट गए हैं, तो बचे हुए 24 स्टैंडर्ड्स ही हैं। इसका मतलब I24 IAS प्लस 17 IFRS, इसको टोटल करके बोलेंगे हम 41 स्टैंडर्ड्स है ये, और इन्हें बोला जाता है IFRS स्टैंडर्ड्स। सो फॉरेन कंट्रीज में दो लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 41 स्टैंडर्ड्स है, इन्हें बोला जाता है एक साथ में IFRS स्टैंडर्ड्स।